नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और कोरोना संकट और समाधान हमारे इस खास स्पेशल प्रोग्राम में हम उन सवालों पर फोकस करते हैं जिन्हें लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां होती है और तमाम अलग-अलग सवाल होते हैं। और आज के इस प्रोग्राम की हम बात करें तो हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल के तौर पर बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवा दे रहे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ बंसल हॉस्पिटल में फिजिशियन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर संजय दीवान जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो इसके पहले हम चर्चा शुरू करें, टेलीफोन नंबर्स जो हैं लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस कार्यक्रम के दौरान फोन कॉल करके अपने तमाम सवाल हमारे दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर सत्यकांत के पास ही पहुंचूंगा। सर, आप ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और दीवान सर से जरा जानिए कोरोना को लेकर जो भ्रांतियां लोगों के मन में है। जी, धन्यवाद दीपक। डॉक्टर दीवान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना को लेकर के सामान्य व्यक्ति के अंदर एक घबराहट सी है, लेकिन ये घबराहट कहाँ तक उचित है और कितनी घबराहट होनी चाहिए? और जैसा कि हम साइकेट्रिस्ट मानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए घबराहट का होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उससे ही हम सजग होते हैं और काम को बढ़िया से कर पाते हैं। तो कोरोना के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगा। नेचुरली थैंक यू डॉक्टर सत्यकांत। ये घबराहट एक हद तक बड़ी प्राकृतिक है, नेचुरल है, क्योंकि ऐसी स्थिति का सामना कभी देश ने किया नहीं, देश या दुनिया ने नहीं किया। इस हद तक रिस्पांस किसी भी एपिडेमिक को आज तक ग्लोबल लेवल पर नहीं करना पड़ा जितना इस कोविड-19 को करना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि जो एक परसीव थ्रेट है, जो इसका एक अंदाज़ा आकलन जो शुरू में किया गया था कि अगर ये फैलता है तो किस तेज़ी से फैलेगा और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, वो काफ़ी भयावह है। तो चिंतित होना स्वाभाविक है और इसीलिए चिंता एक बीमारी को लेकर भी है और दूसरे उसके लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, लोगों को घर पे रहना पड़ रहा है इतने लंबे समय तक, और इन्फॉर्मेशन का एक बम्बार्डिंग हो रही है सारे सोर्सेज से। रोज़ कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग और बीमार हो रहे हैं, किस किस देश में, बड़े बड़े देशों में जब अमेरिका सरी के कंट्री के फिगर इंडिया वाले देखते हैं तो एक आम आदमी के मन में ये चिंता बड़ी स्वाभाविक है कि जब वहाँ ये हाल है तो हमारा क्या होगा। और लोग शायद कुछ लोग आश्वस्त अभी भी नहीं होंगे कि हम किस हद तक इस चीज़ को झेलने के लिए तैयार हैं और इससे निकल सकेंगे। लेकिन एक महीने के अनुभव के बाद में लोगों की चिंताएं थोड़ी कम होना चाहिए, क्योंकि जो भी मेजर्स लिए गए हैं काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। हम इसको काफ़ी कंट्रोल कर सके हैं। जितना उम्मीद सी उससे काफ़ी कम है अभी भी स्प्रेड। तो मेरे ख्याल से इसलिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट अभी भी कम आ रहे हैं और सीरियसली इल तो बहुत ही कम आ रहे हैं और डेथ रेट काफ़ी कम है एक महीने के बाद भी। धन्यवाद सर। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि मुझे कोरोना के लक्षण आ रहे हैं और किस स्टेज पर हम डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि ये इस समय एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि हम डॉक्टर्स के पास जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स भी कैरियर हो सकते हैं, हॉस्पिटल में भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्लिनिक में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको पहचान कर हमें डॉक्टर से अब लगे कि मिलना ही चाहिए, अब हमें सहायता की ज़रूरत है? सबसे बड़ा इंडिकेटर तो अगर आप किसी कोरोना संक्रमित पेशेंट के संपर्क में आए हैं या कहीं बाहर से आए हैं जहां कोरोना का संक्रमण है या आसपास के एरिया में संक्रमण हुआ है, आपको मालूम है और आप उसके कांटेक्ट में आए हैं, तो आपको ज़रूर सावधानी बरतनी चाहिए और समय से पहुंचना चाहिए। कारण ये है कि अभी भी हमें पूरी तरह ज्ञात नहीं है कि एक पेशेंट के पीछे कितने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ज़रूर हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, वहाँ के सभी लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये सिलेक्शन बेसिस पे हो रहा है। आम पब्लिक के लिए ऑन डिमांड ये टेस्ट अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो साधारण सर्दी, खांसी या शंका के आधार पर अस्पताल को न दौड़ें, टेस्ट के लिए आग्रह न करें, क्योंकि वो होगा नहीं। पूरी हिस्ट्री में अगर ऐसा लगता है कि होने की संभावना है, तभी अभी इस वक्त में टेस्ट अवेलेबल है और वो भी कुछ ही जगह पे अवेलेबल है, तो वहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको संभावना कम है तो ऐसे सेंटर पे जाने में
संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए अनावश्यक रूप से चिंतित होकर न दौड़ाएं। प्राइमरी फिजिशियन से कंसल्ट करें, वो अगर सलाह देते हैं कि आपको टेस्ट की आवश्यकता है तो ज़रूर टेस्ट कराएं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, साधारण सर्दी जुकाम एलर्जिक हो सकता है या साधारण फ्लू हो सकता है, वैसा मामला है तो घर पर ही रहें, सावधानी पूरी लें। जी, तो कुल मिलाकर के मतलब ये है कि हमें घबराना नहीं है और लक्षण आने पर अपने फिजिशियन के कहने पर ही हमें उस टेस्ट के लिए जाना है और अपने फिजिशियन की सलाह पर ट्रस्ट करना है कि वो अपने क्लिनिकल असेसमेंट के बेसिस पर ही वो आपसे कोई बात कह रहा होगा, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर दीवान आगे आपसे हाँ जी, डॉक्टर दीवान आपसे आगे जानना चाहूँगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो हम हाइजीन के मेज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे हैंड वॉशिंग को लेकर के हैंड हाइजीन है या रिस्पिरेटरी हाइजीन है, वो कितना इफेक्टिव है और इसका क्या वैज्ञानिक आधार है? सैनिटाइजेशन का लोग बार बार अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो इनका वैज्ञानिक आधार क्या है और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है ये? नहीं, अभी जब से ये आउटब्रेक हुआ है और इससे पहले के भी जो अनुभव रहे हैं सार्स वगैरह को लेकर, इन चीज़ों को लेके लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं और इनके बड़े वैज्ञानिक आधार हैं। और इस पर्टिकुलर वायरस के लिए भी काफ़ी स्टडी हुई है कि स्नीजिंग से कितनी दूर तक अफेक्ट कर सकता है, खांसी से कितनी दूर तक अफेक्ट कर सकता है, सिंपल टच से, एरोसोल इमीडिएट ड्रॉपलेट में कितनी डिस्टेंसिंग रखना है, इसके सब वैज्ञानिक आधार है। रही बात सैनिटाइजेशन की, सैनिटाइजेशन का बिल्कुल इफ़ेक्ट है। सिंपल सोप कैन बी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अल्कोहल बेस्ड हमेशा यूज़ करें या सभी को यूज़ करना है। साधारण साबुन से हाथ धोते रहें लगातार, कोई भी काम करने से पहले और कोई भी काम करने के बाद में हाथों को ज़रूर धोएं। नए जगह जा रहे हैं, नई चीज़ को छू रहे हैं, हाथ सैनिटाइज्ड होना चाहिए। और छींकते और खांसते समय जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए कि सीधे न छींकें या खांसें, बगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क पहन के रहें, कम से कम घर से बाहर निकलें तब तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें, वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, न सिर्फ अपने लिए, सामने वाले के लिए भी। तो दूसरों के लिए हित में अगर आपको छींक या खांसी होती है तो आप दूसरों का बचाव करेंगे और वैसे ही दूसरा अगर मास्क पहन कर रह रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो बड़ी सरल भाषा में आपने बताया कि क्यों ये ज़रूरी है। तो हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना है, हैंड हाइजीन और रिस्पिरेटरी हाइजीन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सर, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों टेस्टिंग हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। बाहर के जो देश हैं वो टेस्टिंग पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम इतना ज़्यादा सीमित क्यों रख रहे हैं अभी जांचों को, या क्यों ज़रूरी है अभी हमें रेस्ट्रिक्ट करना खुद को इन्वेस्टिगेशन के लिए? इन सब के दो आधार हैं, एक तो वैज्ञानिक आधार हैं, लेकिन दोनों और सारे मॉडल एक्सेप्टेबल है। डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री की सिचुएशन पे और आपकी ज्योग्राफी पर और आपकी पॉपुलेशन पर और रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं उस पर। लेकिन हर स्ट्रेटजी का एक वैज्ञानिक आधार है और उस हिसाब से सारे देश चल रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कुछ लोगों ने यूनिवर्सल टेस्टिंग शुरू से रखी है क्योंकि छोटी कंट्री है, कम पॉपुलेशन है, उनको मालूम है कि हम अपने आप को बाकी फिर प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन भारत सरी का देश जो चारों तरफ से खुला है और इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी अलग अलग तरह की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, एक ही सिटी में अलग अलग ढंग से हैं लोग, वहाँ पे ये चीज़ संभव नहीं है और इसका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आएंगे और इस स्टेज में उसका यील्ड उतना ज़्यादा नहीं है। ये स्ट्रेटजी मुझे सही लगती है पर्सनली कि आप आइडेंटिफाई करें जिस ढंग से चल रहा है, हॉट एरिया को आइडेंटिफाई करें, हॉट स्पॉट को, और वहाँ के सराउंडिंग को एक तरह से आइसोलेट करके और वहाँ के लोगों की टेस्टिंग की जाए जिनमें पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा है। जनरल पॉपुलेशन में वही टेस्ट करेंगे तो एक तो इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जिनको ज़रूरत है टेस्ट की उनके लिए टेस्ट अवेलेबल ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपने सीमित संसाधनों के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बना करके रखना है। मुझे लगता है ये आपका कहने का आशा है। जी हाँ।
सर एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे पेशेंट इस समय एंजाइटी में हैं, बड़ा पैनिक सा क्रिएट है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के यूज़ को लेकर के। वो मुझसे पूछते हैं कि सर कहीं मुझे हो तो नहीं जाएगा, तो मैं क्या 200 मिलीग्राम का एक बार टैबलेट ले लूँ या 400 मिलीग्राम का ले लूँ, या ये जो भी वो गूगल से पढ़ते हैं। तो एक एक्सपर्ट के रूप में सर इसमें मैं आपसे विस्तार से टिप्पणी चाहूँगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है क्या और यहाँ पे इसका क्या यूज़ है और अचानक ये चर्चा में कैसे आ गई? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का साइंटिफिक बेसिस है, उसमें जो स्टॉर्म क्रिएट होता है साइटोकाइंस का, उसमें ये ज़रूर हेल्प करता है और काफ़ी अलग अलग बीमारियों में इसके उपयोग हैं। लेकिन ये आम इस्तेमाल के लिए चीज़ नहीं है, जनरल पॉपुलेशन को कोई प्रोटेक्शन नहीं है और बहुत ही सिलेक्ट ग्रुप के पेशेंट के लिए ही फ़ायदेमंद हो सकती है ये। और इसका जो डेफिनेट डेटा एफिकेसी का, ये एक प्रपोज थ्योरी है। डेफिनेट डेटा इसका कितना फ़ायदा किया है या नहीं किया है, ये तो ये पेंडेमिक जैसे जैसे डेटा आएगा उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। अभी पैनिक रिएक्शन में सभी को लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन आमतौर पर एसिम्प्टोमेटिक डॉक्टर हैं तो उनको भी लेने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, जब तक कि वो पेशेंट केयर में इन्वॉल्व नहीं है जो कोरोना से अफेक्टेड है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, फ़ायदा उतना नहीं है। तो क्या नुकसान हो सकते हैं इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को अपने से लेने पर, या एग्जैक्टली क्या नुकसान हो सकते हैं? स्टडीज़ हैं अलग अलग ग्रुप में, खास करके पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट हैं या एल्डरली हैं, उनमें इसके साइड इफ़ेक्ट कार्डियक एरिथमिया और सडन डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। खास करके क्योंकि इसमें जो 2 ड्रग रिकमेंडेड है, एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो दोनों के एक से सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होते हैं, तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। इसलिए बिना सलाह के बिल्कुल ना लें। ये बहुत ही सिलेक्ट पेशेंट के लिए विथ डेफिनेट इंडिकेशन इन माइंड ही इस्तेमाल करना ज़्यादा ठीक है। जी जी सर, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा सर कि आप इस पर भी बताएं कि बच्चों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो गई, घर में कोई अगर क्वारंटीन में है तो कैसे बच्चों को यहाँ पर हैंडल करें, और क्या बच्चों में ज़्यादा रिस्क है कि वो भी उम्र का एक एक्सट्रीम है, तो क्या बच्चों में ज़्यादा इसका मैनिफेस्टेशन या उसका ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है इस इन्फेक्शन का? बच्चों में जनरली टॉलरेंस ज़्यादा अच्छा रहता है इन बीमारियों को लेके, और सीरियस इलनेस के चांस कम रहते हैं बच्चों को बनस्पत की एल्डरली जो 60 या 65 या 70 के ऊपर के हैं या जिनको मल्टीपल मॉर्बिडिटीज़ हैं। बच्चों में भी अगर कोई तरह की बीमारी है, जैसे कैंसर है या रीनल फेलियर है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनमें चांस ज़्यादा हो सकता है। लेकिन स्वस्थ बच्चों में अगर हो भी जाए इन्फेक्शन तो कॉम्प्लिकेशन के रेट कम है, तो उनमें बीमारी आमतौर पर जो साधारण फ्लू है उसकी तरह निकल सकती है। उनको आइसोलेट करना दरअसल में बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर परिवार में किसी को संक्रमण हुआ है तो ज़रूर फिर उन लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए, और हॉस्पिटल में अगर क्वारंटाइन हो सकते हैं तो हॉस्पिटल में, घर में हो सकते हैं तो घर में आइसोलेट करना चाहिए। जी, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस बीमारी को समझना है, इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी लेनी है, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना है। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में कि जो जानकारी है वो केवल अधिकृत स्रोत से ही लेनी है, खुद से पैनिक करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सर, चूंकि आप एक फिजिशियन हैं तो आप बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट को, हाइपरटेंशन के पेशेंट को, किडनी की समस्याओं से ग्रसित पेशेंट को देखते हैं। उनके लिए क्यों रिस्क ज़्यादा हो जाता है? एग्जैक्टली उनमें रिस्क ज़्यादा है या उनमें आउटकम पुअर हो सकता है, दोनों या दोनों बातें हैं? सीरियसली इल हो, कॉम्प्लिकेशन की रिस्क उनमें ज़्यादा होती है क्योंकि इम्यूनिटी कम रहती है, और चूंकि ये बैकग्राउंड डिसीज़ रहती है, बॉडी उतनी सक्षम नहीं होती है कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए किसी भी बीमारी से। ये कोरोना के लिए नहीं है, इवन सिंपल जो रूटीन की बीमारियां होती हैं जैसे निमोनिया हुआ या कोई और इन्फेक्शन हुआ या इवन जो कॉमन फ्लू होता है, जनरली कॉम्प्लिकेशन इन्हीं ग्रुप में हर साल ज़्यादा होता है। चूँकि इस वक्त कोविड-19 की सारी बात हो रही है तो कोविड-19 के संदर्भ में सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, तो डेफिनेटली जैसा और बीमारियों में होता है इसके भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांस उनमें ज़्यादा होते हैं। कैंसर से पीड़ित हैं, डायबिटीज़ हैं, एल्डरली हैं, हार्ट पेशेंट हैं, इन लोगों में
कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं वो, और उनमें सर्वाइवल के चांसेस भी अदरवाइज़ हेल्दी पॉपुलेशन से कम रहते हैं। जी। तो ऐसे पेशेंट को सर आप क्या बोलना चाहेंगे जो दवाओं पे हैं ऑलरेडी, दवाओं का कुछ एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है क्या? और अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो दवाओं का कुछ ऊपर नीचे डोज करना चाहिए, तो क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे जो ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वो कब चेकअप के लिए आएँ या क्या कैसे मैनेज करें, ये आपसे जानना चाहूँगा मैं। हॉस्पिटल विजिट अवॉइड करें अगर ज़रूरत नहीं है तो। अगर फिजिशियन से बात कर सकते हैं टेलीफोन पर, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई नई समस्या नहीं है, तो जो चल रही है दवाएं वो चलने दें। कुछ दवाओं को लेके भ्रांतियां हैं, एसी इनहिबिटर, ब्लड प्रेशर की जो दवाएं हैं, या हार्ट फेलियर में जो देते हैं ARB इनहिबिटर, लेकिन अभी कोई ऐसा ग्लोबली ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है कि ये दवाएं बंद ही कर देनी चाहिए या बंद करने से लाभ है और चालू रखने से ज़्यादा नुकसान है, ऐसा कुछ अभी है नहीं। हो सकता है ये कुछ महीने और निकलें और बाकी सब जगह के डेटा आएँ तो कुछ इस पे रोशनी पड़ेगी कि इन दवाओं का इस्तेमाल सही था या गलत था। लेकिन अभी तक की जो रिकमेंडेशन है, जो एक पोस्टुलेशन है, परिकल्पना है, वो दोनों तरफ से है कि फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो जिनको चल रही है वो चलती रहे, और जिनको नहीं चल रही है उनको शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। सोशल मीडिया में दवाओं को लेकर के जो मैसेजेस चल रहे हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। स्पेशली कुछ बीपी के लिए जो दवाइयां यूज होती हैं उनके लिए कुछ ऐसी बातें हुई थी, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं लाने हैं, ये डॉक्टर दीवान आपसे बताना चाह रहे हैं। सर मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि ये जो इन्फेक्शन है इसमें हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हमें हॉस्पिटल में रखना है या इस पेशेंट को हमें घर में ही रखना है, या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है, फिर आईसीयू की ज़रूरत है नहीं? ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो इसमें 3 स्तर में जो बांटते हैं, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं? किनको हम माइल्ड कहें, किनको मॉडरेट कहें, किनको सीवियर कहें, कौन लोग घर पे रहें, कौन से लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? नहीं, अगर सिम्टम है तो इस वक्त की जो करंट प्रैक्टिस है और गाइडलाइन है और डायरेक्टिव है, अगर सिम्टम है तो हॉस्पिटल में ही रहना है, भले वो माइल्ड सिम्टम हो। घर पे रह के मैनेज नहीं करना है। उसका कारण है कि दूसरे इन्फेक्ट होंगे, और दूसरा ये है कि अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं तो हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट प्लेस, वहाँ पे चीज़ें समय से मैनेज हो सकती हैं। घर में आकलन करने में, क्योंकि हॉस्पिटल फ्रीक्वेंटली विज़िट नहीं कर सकते इस वक्त, तो घर में रहना ठीक नहीं है अगर आप पॉजिटिव हैं और सिम्टोमेटिक हैं। जी, तो या अस्पताल की या डॉक्टर्स की सलाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो 3 स्तर के अस्पताल मेरे ख्याल से हैं इस वक्त में, अलग अलग जगह। सीरियस पेशेंट जिनको सांस में तकलीफ़ है, ऑक्सीजन लेवल कम है, ब्लड प्रेशर कम है, या सिस्टमिक सिम्टम्स हैं, उन लोगों को वो ज़रूर आईसीयू की ज़रूरत होगी। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट को आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल में निगरानी में रहना फ़ायदेमंद है। जी सर, यहाँ पे मैं आपसे सरल भाषा में ये भी समझना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो 2 शब्द आजकल चल रहे हैं, क्वारंटीन, आइसोलेशन, इनको आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए ताकि सब लोग समझ सकें कि ये 2 शब्द क्या हैं। क्वारंटीन तो अगर आपकी हिस्ट्री है और कांटेक्ट की और आपको कोई, तो आपको अपने आप को अलग कर लेना है। अगर एक्सपोज़र हुआ है तो टेस्ट का रिजल्ट आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, तब आप पॉजिटिव आता है तो आपको आइसोलेशन में ही रहना है। नेगेटिव आता है 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो यू कैन बी डिक्लेयर्ड नेगेटिव, तो आप फिर नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिंपल एक्सपोज़र का हिस्ट्री है या ट्रैवल का हिस्ट्री है, घर में या आस पड़ोस में किसी को पॉजिटिव निकला है जिसके आप कांटेक्ट में आए हैं, तो पहला काम क्वारंटीन करेंगे आपको, और टेस्ट के लिए जो प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से टेस्ट होके और फिर आगे की स्टेप डिसाइड होगी। लेकिन पॉजिटिव है तो आपको आइसोलेशन में जाना है। जी। सर, आपका एक व्यक्तिगत इसमें मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो एग्जैक्टली क्यों फॉलो नहीं हो पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम एक बड़े
प्रॉब्लम उसको लेकर के हो रही है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं उस कंसेप्ट को, या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें लोगों को ये मन में आता ही नहीं कि मुझे हो जाएगा, या मैं जिससे मिल रहा हूँ वो भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है। तो ये एक कंसेप्ट हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, या हमें टाइम लग रहा है, या धीमे धीमे लोग समझेंगे? वैसे 1 महीने में काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके जागरूक हो गए हैं, और ज़रूर इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, पेपर में जो खबर आ रही हैं, आंकड़े देख रहे हैं लोगों को इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ लग रहा है। लोग ज़रूर जागरूक हो रहे हैं, स्वयं होकर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन तब भी प्रकृति सबकी अलग अलग है। कुछ लोग बड़ी से बड़ी विपदा को भी हल्के में ले लेते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए ज़रूर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें। खुद के लिए शायद चिंतित ज़्यादा ना हों, वो न परवाह करते हों, लेकिन दूसरों की ज़रूर करना चाहिए। जी, तो यहाँ हमारी सलाह है आप सबको कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो काफ़ी सीमित हैं, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग हमारा बहुत बड़ा वेपन है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट हुआ, और ये जैसे कि इसमें सभी का रोल है, सारे डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, तो एग्जैक्टली आपके हिसाब से अभी क्या अपने देश का जो शैक्षणिक स्तर है, या जो भी यहाँ पे लोगों की समझ है, उसके हिसाब से क्या अभी तक इम्पैक्ट पड़ा है इस पे, और क्या इसकी आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है? ये कितने दिनों तक हमें देखना पड़ सकता है? मुझे लगता है कि पूरी जनरेशन अभी की और पहले की जो अभी है 70-80 साल के, उन्होंने अपने जीवन में इस ढंग से इस चीज़ को अनुभव नहीं किया होगा। ये पहली बार है कि हेल्थ इश्यूज़ पे इतने बड़े लॉकडाउन को फेस करना पड़ रहा है, और ज़रूर प्रशंसा करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पॉलिसी मेकर्स की और एजेंसीज़ की, कि जो एक आकलन था शुरू में कि भारत की स्थिति क्या हो सकती है, ये अगर भारत में आएगा तब, उस हिसाब से हम लोग काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, और ज़रूर इसमें क्रेडिट देनी चाहिए हमें ये लॉकडाउन की और जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप में तो इतने कम आंकड़े नहीं हो सकते थे भारत में 1 महीने के बाद। जी, तो आपको लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो सर अभी कब तक रह सकता है और कब तक रहना चाहिए आपके हिसाब से? इस चीज़ को हम लोगों को इसलिए दूसरे देशों का एग्जाम्पल लोग दे रहे हैं, और लेकिन समझने की ज़रूरत है कि उन लोगों की स्थिति हमसे अलग है। पॉपुलेशन बर्डन कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, एजुकेशन लेवल कम डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ सबसे पहली जो स्टेप होनी थी वो यही होनी थी मेरे हिसाब से भी, क्योंकि एजुकेशन में जो समय जाता तब तक चीज़ें हाथ से निकल सकती थी, और मेडिकल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो बोझ पड़ता वो पूरी तरह चरमरा सकता था। अभी कम से कम ये है कि सीरियसली इल पेशेंट जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है वो उस मात्रा में नहीं है हमारे पास। अभी भी हम मैनेज कर पा रहे हैं अच्छी तरह से उन लोगों को, और जो बाकी पेशेंट हैं जो उतने सीरियसली इल नहीं हैं उनको भी हम प्रॉपरली केयर कर पा रहे हैं, आइसोलेट कर पा रहे हैं, मैनेजेबल है। अदरवाइज़ ये लॉकडाउन नहीं होता और इतने रेस्ट्रिक्शन नहीं होते तो ये चीज़ें 1 महीने में अनमैनेजेबल हो जाती जैसी बाकी कंट्री में हो गई। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सत्यकांत, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, आज ही हमने खबर भी दिखाई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 3 मई तक प्रदेश की जितनी भी शराब दुकानें वो बंद रहेंगी। ऐसे में शिकायतें अब उन शराबियों की तरफ से आ रही है जो पीने के शौकीन हैं, वो काफी परेशान है, काफी हताश है। मेंटल स्थिति जो है उनकी, इलनेस की, वो काफी बुरी है चूंकि उनको शराब नहीं मिल पा रही है। तो सरकार का एक तरफ ये फैसला और दूसरी तरफ सरकार को उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 लोग जब शराब नहीं मिली तो स्प्रिट पी चुके थे और तीनों की मौत हो गई। तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ये मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो दीपक आपने प्रश्न उठाया। यहाँ पर मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो डिपेंडेंट पैटर्न में अल्कोहल या कोई भी नशा करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग का हो या भांग का हो या गांजे का हो या शराब का हो। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम डिनायल मोड में होते हैं। जो कोई भी नशा करता है, एग्जैक्टली जो बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, बीइंग अ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, जिन केसेस से मेरा इनकाउंटर होता है, जिनसे मेरी बातचीत होती है, तो वो
जितना वो अमाउंट लेते हैं उसको ही एग्जैक्टली वो लिमिट मानते हैं, उसके ऊपर को ही वो डिपेंडेंट पैटर्न मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंडेंस का जो लक्षण है वो ये है कि हमें, अगर हमने उसका यूज़ नहीं किया तो हमारे हाथ पैरों में कंपन होने लगना, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, नींद की हालतों में बदलाव, थरथराहट होना, ब्लड प्रेशर का ऊपर बढ़ना, उसके बिना नींद नहीं आना, उसके बिना कोई भी एक्टिविटी में मज़ा नहीं आना, इवन फूड, सेक्स और अचीवमेंट भी अच्छे नहीं लगते, तो इसका मतलब है कि आप डिपेंडेंट पैटर्न में हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सीवियर विड्रॉल में जाएंगे तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए जो लोग भी डिपेंडेंट पैटर्न में हों, सबसे पहले जाकर के अपने निकट के फिजिशियन, साइकियाट्रिस्ट नहीं अवेलेबल है आपके पास तो आप फिजिशियन को दिखा सकते हैं। अपने फिजिशियन के पास जाएंगे तो पहले ही मामला जो है वो आपके कंट्रोल में होगा, और ये एक अच्छा वक्त भी मिल सकता है कि हम एक डी एडिक्शन का पूरा ट्रीटमेंट ले लें और हम इससे मुक्त भी हो जाएं। तो इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं, और खुद से कभी भी कोई भी इसका सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश नहीं करें। बंसल न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन से मेरी अपील है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यहां पर हो सकता है कफ सिरप या मेडिकल स्टोर्स में ऐसी दवाओं की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिनमें बेंजोडाइजिपीन ग्रुप है, सेडेटिव्स हैं, हिप्नोटिक्स हैं, तो इनकी भी कालाबाजारी काफी तेजी से हो सकती है, और अननेसेसरी जो अमाउंट है वो उटपटांग ढंग से लोग ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, जो ज्यादा घातक हो सकता है। तो उन लोगों के साथ साथ मेरी प्रशासन से भी अपील है कि मेडिकल स्टोर्स पर भी इस बात का ध्यान दें। बिल्कुल, मैं समझता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सत्यकांत ने कही है कि शराब की जगह आप उसका सब्स्टिट्यूट अगर ढूंढते हैं, विकल्प के तौर पर किसी दूसरी चीज को आप चुनते हैं, तो ये बहुत घातक आपके लिए हो सकता है, तो आप इससे बचें। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सागर से वीके पंड्या जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी पंड्या साहब, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल दीवान साहब से है। मैं स्वास्थ्य विभाग में सीनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे हूँ और पिछले 20 साल से डायबिटिक हूँ और हाइपरटेंसिव हूँ। हाँ। और मेरी एज 59 ईयर्स है और मेरी ड्यूटी कोरोना पेशेंट्स को क्वारंटाइन करने में लगाई गई है। तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और ऐसा क्या हो कि भाई एज को देखते हुए मेरी ड्यूटी बदली जाए? एज अकेला एक फैक्टर नहीं हो सकता, थोड़ी उसकी आपकी जवाबदारी कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उस सारी कड़ी में जो इसके मैनेजमेंट में लगी हुई है। आप अपनी डायबिटीज़ पे ध्यान दें, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, और क्वारंटाइन में है तो जो एप्लीकेबल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये ज़रूर ऑब्ज़र्व करें, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचें। और अगर आपका एक्सपोज़र होता है ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड मटेरियल, पूरी प्रिकॉशन लें। पीपीई आप इस्तेमाल करें वर्किंग जगह, वर्किंग प्लेस में। अगर आप डायरेक्टली कोरोना पेशेंट के साथ में डील कर रहे हैं तो जनरल, उसमें जो जनरल प्रिकॉशन है, जनरल लैब मैनुअल को फॉलो करना है, वो आप करते रहिए। अतिरिक्त चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो। चलिए, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर संजय दीवान ने, और जाहिर है कि पंड्या साहब एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अब्दुल्लागंज से। अनुश्री शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी अनुश्री जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, नमस्ते। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए इस समय घर में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम मेंटेन कर, हल्का खाना खाएं, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करें। डॉक्टर दीवान, विटामिन सी और यहाँ सी फूड की भी काफ़ी बातें चल रही है। वही अतिरिक्त कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, क्योंकि टेंशन में रहना सबसे ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो रिलैक्स रहें, एक्सरसाइज करें और खान पान पे ध्यान दें। अतिरिक्त कोई चीज़ काम करेगी ऐसा कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है कि विटामिन सी या विटामिन बी या विटामिन डी, कोई सा भी विटामिन कोई एक्स्ट्रा हेल्प करेगा। लेकिन संतुलन बना के रखें खाने में और एक्सरसाइज में। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया है डॉक्टर दीवान सर ने। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यश पाठक धार से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी यश, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअल में मेरे फादर की एज है 60
और वो उनकी ड्यूटी लगी हुई है अभी। तो जो बॉर्डर से जो कोरोना के पेशेंट्स आते हैं वो लोग वहाँ पर उनको डील करते हैं और उनकी ब्रेन की टेबलेट्स वगैरह भी चल रही है। तो वो ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि उनकी नाइट में ड्यूटी होती है और फिर वो सुबह घर पे आते हैं, तो हम लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए और वो क्या सावधानी रख सकते हैं? उनकी तो जहाँ भी ड्यूटी लगी है सभी लोगों को उस बारे में एजुकेट किया गया है और एक एसओपी दिया हुआ है कि हाउ दे कैन हैंडल द क्राउड, हाउ दे कैन हैंडल द पेशेंट, हाउ दे कैन हैंडल द इंडिविजुअल सस्पेक्टेड, डिस्टेंसिंग बना के नॉन टेस्ट टेक्निक से और ये सारी। लेकिन इसके बाद भी जो इन्फेक्शन अगर वो क्राउड से डील कर रहे हैं और पोटेंशियल सस्पेक्ट हैं तो ज़रूर इस बात की संभावना है कि वो घर पे इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं। तो वो घर में एंटर होने के और घर छोड़ने के जो एसओपी बना के दी हुई है वो उसका ज़रूर पालन करें, क्योंकि ये प्रायः पुलिस वालों के लिए और जितने भी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, सभी के लिए एक भीड़ में जाना एक रिस्क तो है, उससे मना नहीं कर सकते हम, लेकिन सावधानी के साथ। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लखन साहू, जो पन्ना से अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी लखन जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना है और उसमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अपन कैसे पहचानें? इस वक्त में तो कोई तरीका नहीं है। अगर आप किसी के कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं तो वो एक बड़ा कारण बन सकता है, आप टेस्ट करवाएं या आपका टेस्ट हो। लेकिन आप एक इस अंदाज में रहें कि मुझे हो सकता है और लक्षण नहीं है, तो इसका कोई जवाब नहीं है इस वक्त, क्योंकि टेस्ट अभी जो हो रहे हैं वो कुछ ही सेंटर पे हो रहे हैं, आम उपलब्ध नहीं है और सस्पिशन बेसिस पे ही हो रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसमें एक तथ्य है कि आदमी स्वस्थ है, कुछ लक्षण नहीं है, लेकिन संक्रमित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसका जवाब हमें बाद में मिलेगा जब एंटीबॉडी टेस्ट आएंगे और वो एक पॉपुलेशन पे हम अगर कर पाए तो उससे अंदाज़ लगेगा कि जिनमें पॉजिटिव आए हैं टेस्ट उनमें कोई लक्षण थे नहीं थे और वो किस तरह संक्रमित हुए। लेकिन अभी उसका उसमें कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हाईली सस्पेक्टेड केस हैं। और मेरी भी ये सलाह है यहाँ पे आपको कि आप खुद से किसी भी प्रकार के कोई एजम्पशन नहीं पालें, गूगल से कोई चीज़ें नहीं पढ़ें, कोई भी सनसनीखेज खबरें नहीं पढ़ें और सिर्फ एक अनुमान मत लगाइए कि आपको हो भी सकता है। अगर ऐसा कुछ भी लगे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कई बार जैसे आपका डॉक्टर साहब ने आपको बताया, डॉक्टर दीवान ने, कि आपकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, अगर आपने कहीं पे ट्रैवल नहीं किया हुआ है, आपके आसपास कोई नहीं है, तो अचानक ऐसे नहीं आएगा क्योंकि हवा में नहीं है कोरोना। तो हम धीरज बना करके रखें। अगर ऐसे कुछ भी रिस्क फैक्टर लगते हैं तो डॉक्टर को विजिट करने में हिचकिए नहीं। इसलिए खुद से हमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, अदरवाइज एंजाइटी आपको ज्यादा परेशान करेगी। कोरोना होने से ज्यादा उसका हो जाने का भय आपको परेशान कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सत्यकांत। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। भोपाल से फयाज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी खान साहब, सवाल पूछें अपना। खान साहब सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है उनसे। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जी राहुल जी, सवाल पूछें अपना। हेलो जी सर, राहुल जी सवाल पूछिए अपना। हेलो, रात के समय सारे घबराहट होती है और राहुल जी मैं आपसे विनती करूंगा, पहले तो अपनी आती है और घबराहट होती है रात के समय जी, उसके लिए पुरानी दवाई खा सकते हैं? जी डॉक्टर दीवान, इनकी समस्या है कि इनको खांसी आती है और परेशानी होती, तो कौन सी, ये एंटीबायोटिक्स के तरफ शायद इशारा करें, क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर पुरानी बीमारी है तो जो दवा चल रही है वो चलने दें। अगर नई खांसी है तो ज़रूर लोकल डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन इस अनुमान के साथ न दिखाएं कि मुझे कोरोना हो गया है। थोड़ा धीरज रखें, उनको असेसमेंट करने दीजिए और वो क्या सलाह देते हैं वैसा करिए।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। हर खांसी कोरोना नहीं है। सर यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने बोला हर खांसी कोरोना नहीं है, तो कैसे हम जो कॉमन फ्लू है या एलर्जी है और कोरोना है, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? बुखार सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है, एक चीज़ हो सकती है जिससे हम डिफरेंशिएट करें। अगर हल्का बुखार है तो फ्लू होने का चांस ज़्यादा है, और तेज़ बुखार अगर बना हुआ है 48 घंटे से ज़्यादा तो, और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ है, तो कोरोना होने की संभावना है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल से। सौरभ पटेल कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सौरभ जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सर नमस्कार, मैं सौरभ पटेल बोल रहा हूँ भोपाल से। मैं सत्यकांत साहब से डॉक्टर सत्यकांत से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा घर है सागर और मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ, और सारे लोग चले गए, अकेले ही मैं हॉस्टल में हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। वैसे में मुझे क्या करना चाहिए? सौरभ, मैं पहले आपके साहस को नमन करता हूं कि आपने मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दे पर आपने पब्लिक डोमेन पर चर्चा करी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपकी मनोदशा को समझ सकता हूं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये समझें कि इस समय हताशा, निराशा या चिड़चिड़ाहट या अकेलापन जैसा महसूस होना बड़ा ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन बात है जिस परिस्थिति में आप हैं। तो वो आप ये समझिए कि ये किसी प्रकार का डिप्रेशन, फिलहाल इसको ना कह करके हम ये कह सकते हैं कि हमारी भाषा में बोलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस बदलते हैं। तो अभी हम ये देखें कि हम अभी जो हमारा डिसीजन वहां पर रहने का है, या जैसे हम वहां पे अकेले हैं आपने बताया है, तो वो किसी ना किसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपने वो डिसीजन लिया होगा। तो अपने डिसीजन को आप देखें कि आपने अपने बेस्ट पॉसिबल डिसीजन को उस टाइम पे लिया हुआ है, तो अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करें। दूसरा ये है कि आप अपने खान पान का जो समय है वो बिल्कुल सही टाइम पर रखें। एक्स्ट्रा आपको सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहना है, क्योंकि ये ऐसे में नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक अच्छी नींद अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होती है। दूसरा, आप अभी सोशली डिस्टेंट हैं, लेकिन आजकल जो हमारा टेक्नोलॉजी का युग है, हम इमोशनली सबसे अटैच हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी मोबाइल में किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आजकल हम घंटों बात कर सकते हैं, हम वीडियो चैट कर सकते हैं, हम अपने मन की पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपने मन की कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो एक्सरसाइज है वो मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट है। तो एक्सरसाइज को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, समय पर खाना खाएं, अपने घर वालों से बातचीत करते रहें और सटीक इंफॉर्मेशन लें। और जो अभी जैसी स्थितियां हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, किसी भी प्रकार का एजम्पशन मत पालिए। आप ये समझिए कि आप अंदर हैं, लेकिन आप ये एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपको मोटिवेशनल एग्जांपल भी दे रहा हूं कि आप देखिए कि डॉक्टर्स को देखिए, आप पुलिस को देखिए, सफाई कर्मी को देखिए कि ये फर्स्ट लाइन में आकर के काम कर रहे हैं और इतने ज्यादा रिस्क में हैं। तो आप ये देखिए कि आपको सिर्फ फिलहाल अपना ख्याल रखना है, और आपका कोई भी इमोशन अभी आना गलत नहीं है। आप अपनों से शेयर करें और कुछ ना कुछ नई स्किल सीखने की आप कोशिश करें। वो पुस्तक पढ़ना हो सकता है, लिखना हो सकता है। और फिर भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, निद्रा बढ़ रहा है, तो वहां पे आप किसी भी चिकित्सक को दिखाने में परहेज बिल्कुल ना करें। चलिए, बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया है डॉक्टर सत्यकांत ने। घबराने की जरूरत नहीं, और एक्सरसाइज पर उन्होंने भी जोर दिया है, जिसे हमें समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण एक्सरसाइज इस चैलेंजिंग वक्त में, इस बुरे दौर में, इस संकट के दौर में हो जाता है, और एक्सरसाइज से काफी हम राहत भी पा सकते हैं। डॉक्टर संजय दीवान और डॉक्टर सत्यकांत, आप दोनों हमारे स्पेशल प्रोग्राम में शामिल हुए और समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। तो इसी के साथ संकट और समाधान के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर हम हाजिर होंगे शाम 7 बजे, और आपके तमाम उन सवालों को भी हम शामिल करेंगे। तब तक आप घबराइए नहीं, अपने आप का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, महफूज रखिए और गाइडलाइंस का पालन करिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।